जेमिनाई सेड। अध्याय 0351 एकांत कीमिया प्रशिक्षण अंतिम भाग। जितन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि हम अभी 1,00,000 राक्षस पर्वतों से लौटे हैं। तुम्हारी बात सच थी, वहां वास्तव में एक दरार थी जिससे कई छोटे दुष्ट असुर हमारी दुनिया में आ रहे थे। तुम्हारा मतलब है कि 1,00,000 राक्षस पर्वत की विशाल संरचना अब बेकार हो चुकी है। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी अपनी भूमिका खो देगी। हाँ, हमें लंबे समय तक बाहर पहरा देना पड़ा। वह दरार पहले से ही काफी बड़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे कोई अजीब शक्ति निकल रही है जो डेमन डोमेन से बड़े असुरों के प्रवेश को रोक रही है। हालांकि छोटे असुरों की संख्या डरावनी सीमा तक पहुंच गई है। हमने उन्हें मारने में कई दिन बिताए, फिर भी हम उन सभी को खत्म नहीं कर पाए। जितन के चेहरे पर निराशा छा गई, इसीलिए हम वापस आ गए हैं। हम दूसरे मुख्य भूभागों से शक्तिशाली विशेषज्ञों के आने का इंतजार कर रहे हैं, तब हम मिलकर उस छोटी सी दरार को सील कर सकेंगे, वरना 1,00,000 राक्षस पर्वत इन छोटे असुरों से भर जाएगा। क्या वे असुर अभी भी पर्वत के अंदर ही हैं, बाहर नहीं आ रहे? कबीर विल्सन को वह दृश्य याद आया जब उसने भी असुरों के ऐसे ही एक बड़े समूह का सामना किया था। उसने मन ही मन जितन और अन्य लोगों की शक्ति को तुच्छ समझा। उसे निराशा हुई कि उन्होंने उन असुरों को मारने में कई दिन लगा दिए और फिर भी उन्हें खत्म नहीं कर पाए। उस दिन मुनि ने केवल एक वार में उन सभी असुरों का सफाया कर दिया था। जितन के माथे पर शिकन उभरी। फिलहाल वे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वे अभी अभी आए हैं, इसलिए वे काफी कमजोर लग रहे हैं। वे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए पर्वत के भीतर की डेविल क्यूई को सोख रहे हैं, इसीलिए हमें जल्दी से उस दरार को बंद करना होगा। यहाँ तक कि नश्वर संसार के शिखर पर मौजूद दीन भी कई दिनों तक संहार करने के बाद उन असुरों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। जाहिर है, असुरों की संख्या बहुत अधिक थी। इसके अलावा वे अटूट लग रहे थे, एक को मारो तो दूसरा तुरंत आ जाता था। कबीर विल्सन ने अपने होंठ सिकोड़े और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नन्हे पंख वाले, क्या तुम मुझे यही बताने यहाँ आए थे? जितन ने कुछ झेपते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि युवा मार्शल चाचा एक छोटे से मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि हीरो असेंबली में शामिल होने के लिए विदेशों से कई शक्तिशाली दीन आ रहे हैं। वे अपने पसंदीदा शिष्यों को भी साथ ला रहे हैं। वे न केवल असेंबली में भाग लेने आ रहे हैं, बल्कि अपना कौशल दिखाने भी आ रहे हैं। कबीर विल्सन ने उपहास किया। इन लोगों के जयंत के साथ बहुत अच्छे संबंध लगते हैं। संभावना है कि जब जयंत ने दूसरे महाद्वीप की यात्रा की थी, तब उसने कुछ दोस्त बनाए थे। उन सभी को जयंत ने इस तरह उकसाया है कि उनके शिष्य हमारे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्यों को चुनौती देने वाले हैं। हमारे संप्रदाय के अधिकांश शिष्य लड़ने वाले हैं। हालांकि हम कुछ जीतेंगे और कुछ हारेंगे, लेकिन जीत की संख्या अधिक होनी चाहिए। कबीर विल्सन ने कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लड़ूं? जितन धूर्तता से हंसा और बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के गौरव के लिए है। कबीर विल्सन ने थूकते हुए कहा, नन्हे पंख वाले, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं न लड़ने का फैसला करता। अभी समय कठिन है और तुम्हें प्रतिष्ठा की पड़ी है। अगर मैं गुरुजी को बाहर आने के लिए कहूं तो ये अहंकारी दीन एक एक करके अपने महाद्वीपों को लौट जाएंगे, फिर देखेंगे कि वे अपना अहंकार कैसे बचाते हैं। धीरन को बाहर बुलाना, वह तो पूर्ण अराजकता होगी। ये सोचकर ही जितन कांप उठा। जितन की व्यथित स्थिति देखकर कबीर विल्सन ने उनके मार्शल चाचा होने के नाते निश्चित रूप से अपने भतीजे की प्रतिष्ठा बचाना चाहा, लेकिन वह लड़ना नहीं चाहता था। नन्हे पंख वाले, क्या तुम दिखावा करना चाहते हो? ये सरल है। क्या समुद्र पार के उन लोगों के पास बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स की कमी नहीं है? कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखों में चालाकी भरी चमक थी। दूसरी ओर जितन ये देखकर डर से कांप गया। उसे पता था कि उसकी किस्मत खराब होने वाली है। जितन ने सिर हिलाया, प्राचीन काल से ही नश्वर मार्शल जगत में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स की कमी रही है। मेरे हाथ में 80 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स हैं। मैं उन सभी को तुम्हें बेच दूंगा। बाद में तुम दिखावा करने के लिए उन्हें सबके सामने निकाल सकते हो। क्या ये बहुत शानदार नहीं होगा? कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई यह बहुत शानदार होता। जितन ने ये सोचकर खुशी महसूस की। हालांकि समस्या ये थी कि उसे ये गोलियां खरीदनी थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि कबीर विल्सन के पास इतनी सारी गोलियां कहां से आईं, जैसे कि वे मूंगफली हों। अचानक उसके पास दर्जनों गोलियां आ गईं, जबकि आमतौर पर कुछ गोलियां एक साथ मिलना भी दुर्लभ होता है। युवा मार्शल चाचा, आप ये सब मुझे उधार दे रहे हैं ताकि मैं दिखावा कर सकूं, है ना?
इससे हम दूसरों को अपने संप्रदाय की विरासत दिखा सकते हैं, उसके बाद मैं इन्हें आपको वापस कर दूंगा। जितन ने मुस्कुराकर कहा। वह निश्चित रूप से उन्हें खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि कबीर विल्सन उसे ठगने वाला है। कबीर विल्सन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तुम इन्हें किराए पर ले सकते हो, एक दिन के लिए 10 लाख क्रिस्टल स्टोन। जितन ने मन ही मन कोसा। जहां तक उसका सवाल था, 10 लाख क्रिस्टल स्टोन उसके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन वह एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। चाहे वह कितनी भी राशि हो, उसे दुख होता था। नन्हे पंख वाले, संप्रदाय के गौरव के लिए क्या तुम इतना भी त्याग नहीं कर सकते? कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं इन्हें ले लूंगा। जितन ने दांत पीसते हुए दृढ़ संकल्प किया कि अगली बार वह किसी भी सहयोग के लिए कबीर विल्सन के पास नहीं जाएगा। जब से युवा चाचा को पता चला था कि वह एक धनी व्यक्ति है, वे उसे उसके क्रिस्टल पत्थरों से ठगने के विभिन्न तरीके सोचने लगे थे। कबीर विल्सन ने एक काफ़ी बड़ा जेड बॉक्स निकाला जिसमें गोलियों का ढेर था जो एक चमकदार नीली आभा बिखेर रही थीं। वे 80 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स चमकदार फलियों की तरह लग रही थीं। जितन जबरदस्त हैरान था। हालांकि उसने खुद को अच्छी तरह से तैयार किया था, लेकिन इतनी सारी गोलियां वाकई दुर्लभ थीं, कीमती हैं। जितन की आंखें उन चमकदार गोलियों को देखकर चमक उठी जो पन्ने से कम नहीं लग रही थीं। उसने तुरंत ढक्कन बंद किया और जल्दी से चला गया। जितन के जाने के बाद कबीर विल्सन मुस्कुराया और बोला, एक दिन के लिए 10 लाख क्रिस्टल स्टोन। अगर मैं 1 साल तक छिपा रहा तो हर दिन मैं 10 लाख बटोरूंगा। ये पूरी तरह से फायदे का सौदा है। अगर जितन को पता होता कि कबीर विल्सन के मन में ऐसा विचार है, तो वह ये सौदा करने के बजाय मरना पसंद करता। नन्हे बदमाश, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुम उसके युवा मार्शल चाचा हो। सिमी ने प्यार से हंसते हुए कहा। मुझे किस बात का डर होना चाहिए? उसके बड़े होने के नाते निश्चित रूप से मुझे उसे अनुशासित करना ही होगा। उसे जीवन भर का सबक मिलने दो। किसने उसे सुर्खियों में रहने का इतना शौक पालने को कहा था? कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए पलटवार किया और फिर अपने काम में लग गया। 10 दिन बीत गए और कबीर विल्सन अपने निजी कक्ष में ही रहा। उसे पता था कि रोहिणी आ गई है। उसने अनुमान लगाया कि जितन ने ही रोहिणी को उसे खोजने के लिए कहा होगा। हालांकि उसने जानबूझकर उनसे दूरी बनाए रखी। समय बीतने के साथ उसे और अधिक क्रिस्टल स्टोन मिलते रहेंगे। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। कबीर विल्सन हर दिन जड़ी बूटियों की देखभाल करता था। हालांकि उसका जड़ी बूटी का बगीचा छोटा था, लेकिन वहां उगने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अविश्वसनीय रूप से कीमती थीं, जैसे सफ़ेद जैड कमल के बीज, जो कुछ उपचारात्मक गोलियों के मुख्य घटक थे, 9 सूर्य ज्वाला वृक्ष, नीला गहरा वृक्ष और इसी तरह की अन्य सभी बहुत दुर्लभ और कीमती वस्तुएं थीं। यदि कोई किमियागर इसे देख लेता तो वह डर के मारे मर जाता या अपनी मृत्यु तक यहीं रहता। कबीर विल्सन ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखी, और वह ये थी कि मिट्टी इतने लंबे समय तक स्वर्ण ड्रैगन लार्क को सोखने के बाद पहले ही बदल चुकी थी। जब तक इस मिट्टी में कोई भी जड़ी बूटी उगाई जाती, उसके बढ़ने की गति बहुत तेज होती। इसके अलावा यह अपने आप ही बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई सोख लेती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आध्यात्मिक क्षेत्र बनाने में सक्षम हो पाऊंगा, कबीर विल्सन ने उत्साह से कहा। अब उसने कई पंच तत्व वास्तविक तत्व गोली 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल की जड़ी बूटियां बोई थीं, कुल 10 या उससे अधिक सेट। 12 में से जो उसने परिष्कृत किए थे वह 2 बार विफल रहा, जिससे उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह फिर भी संतुष्ट था। अब मेरे पास 150 पंच तत्व वास्तविक तत्व गोलियां हैं। कबीर विल्सन ने उन उत्तम गोलियों की ओर देखा और गर्व से मुस्कुराया। उसके दिन अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की देखभाल करने, गोलियां बनाने, साधना करने या बस रिनी, सिमी और भूमिका के साथ बातचीत करने में बीतते थे। उसने इन शांत दिनों को बहुत आराम से बिताया। जहां तक उसका सवाल था, इसे एक तरह का विश्राम माना जा सकता था। मुझे बिल वसूलना चाहिए, कबीर विल्सन शरारत से मुस्कुराया। जैसे ही उसने एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड के दरवाजे खोले, उसने जितन को उदास चेहरे के साथ प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। केवल कबीर विल्सन ही एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन के प्रति इतना क्रूर होने का साहस कर सकता था। युवा मार्शल चाचा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जितन का सुंदर चेहरा कड़वाहट से भरा था। उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि कबीर विल्सन उसे जानबूझकर दंडित कर रहा था। जेमिनाई सेड, अध्याय 0352 चुनौती पत्र। कबीर विल्सन ने बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स का डिब्बा और 6 करोड़ क्रिस्टल स्टोन वाला स्टोरेज पाउच लिया और संतोष से सिर हिलाने से पहले उनकी अच्छी तरह जांच की। नन्हे पंख वाले, तुम्हें नुकसान हुआ है। अगली बार तुम इसे निश्चित रूप से याद रखोगे, लेकिन इसके बारे में सोचो, क्या ये तुम्हें गुरु जी के पास भेजने से बेहतर नहीं है?
कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने धीरन को सूचित करने की बात की, जितन डर से कांप उठा। जितन दिखावा करने के लिए कबीर विल्सन की बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स ले गया था, वह वास्तव में बहुत खुश महसूस कर रहा था। समुद्र पार से आए वे सभी डीन भी बेहद ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। हालांकि उसकी खुशी फिर कभी लौटकर नहीं आई, क्योंकि वह रोजाना कबीर विल्सन को ढूंढता था, लेकिन कबीर विल्सन कोई जवाब नहीं देता था और जानबूझकर समय टालता रहता था। जितन ने सिर हिलाया और कहा, सही है, मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का डीन हूँ। मैंने 8 निर्वाण क्लेश निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन पार किए हैं। मूल रूप से यह मेरी संपत्ति थी जिसे मैं दिखा सकता था, लेकिन इससे बचने के लिए उन लोगों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया और अपने शक्तिशाली शिष्यों का उपयोग करके मेरे संप्रदाय के उत्कृष्ट शिष्यों को बारी बारी से लड़ाया ताकि वे थक जाएं। मैं केवल विजेता बनने पर केंद्रित था और इस बिंदु को नज़रअंदाज कर दिया। अब तुम समझे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जाकर उन्हें चुनौती देता। हालांकि उस समय वे निश्चित रूप से चुनौती को अस्वीकार करने के लिए विभिन्न साधनों का सहारा लेंगे, लेकिन तुम बस इतना कह सकते हो कि वे तुमसे डरते हैं इसलिए मना कर रहे हैं। जितन ने करोड़ों क्रिस्टल स्टोन खो दिए थे, जिससे उसका दिमाग ठिकाने आ गया। उसके जाने के बाद उसने वही किया जो कबीर विल्सन ने सुझाया था और उन डीन्स को चुनौती दी, लेकिन एक भी व्यक्ति ने उसकी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, जिससे उसे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। कबीर, तुम इन दिनों सच में बहुत व्यस्त रहे हो। जैसे ही रोहिणी बगल के कमरे से बाहर आए और कबीर विल्सन को छत पर लेटा हुआ देखा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई ऐसा ही है। कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। रोहिणी भी कूदकर छत पर आ गई, एक पत्र निकाला और कबीर विल्सन को थमाते हुए कहा, इन सभी दिनों में मैं तुम्हें ढूंढ रही थी लेकिन हम कभी नहीं मिले। अब तुमसे मिलना वास्तव में बहुत कठिन हो गया है। फ्री इमोर्टल सीक के छोटे राक्षस ने तुम्हें चुनौती का एक पत्र दिया है। ओह, उसने तुम्हें क्यों ढूंढा? कबीर विल्सन ने पत्र लिया लेकिन उसे खोला नहीं। रोहिणी का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से फुफकारते हुए कहा, उस नन्हे बदमाश को लगा कि तुम और मैं रिश्ते में हैं। इसके अलावा उसे ये भी पता था कि मैं भी एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड में रहती हूँ। इसलिए वह अपनी चुनौती का पत्र तुम तक पहुँचाने के लिए मुझे लगातार परेशान करता रहा। कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसी बात थी, उसने तुम्हारे साथ गलत किया। वैसे जब तुम्हें मेरी प्रेमिका समझ लिया गया तो क्या तुम्हें बुरा लगा? रोहिणी चौंक गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन ऐसा सवाल पूछेगा। उसने धीरे से थूका, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। वह छत से नीचे कूद गई और जल्दी से एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड से बाहर चली गई। इस लड़की को पाना बहुत आसान है, अगर तुम बस कह भर दो तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज रात तुम उसके साथ बिस्तर पर अच्छा समय बिता पाओगे। रिनी ने कहा, गंदी ड्रैगन, तुमने आखिरकार अपना असली रंग दिखा ही दिया, तुम एक कामुक ड्रैगन हो। भविष्य में मुझे तुमसे सावधान रहने की ज़रूरत है। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि रिनी अचानक ऐसा कुछ कहेगी। यह मेरे पिता से मिली स्मृति विरासत के कारण है, मैं एक बहुत ही शुद्ध और मासूम ड्रैगन हूँ। सुंदर और प्यारी, रिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। बकवास मत करो, तुम एक कामुक ड्रैगन हो। हंसते हुए कबीर विल्सन ने चुनौती पत्र खोला। चुनौती पत्र की सामग्री देखकर कबीर विल्सन हतप्रभ रह गया। अनिरुद्ध की लिखावट इतनी खराब और अस्पष्ट थी कि वह किसी 2 साल के बच्चे की घिसी पिटी लकीरों जैसी लग रही थी। उस पत्र पर एक भद्दा कछुआ बना हुआ था जिसने अपना सिर खोल के अंदर छिपा रखा था और उसके खोल पर कबीर विल्सन लिखा था। लिखावट खराब होने के साथ साथ उसमें कई गलतियां भी थीं। खाली जगह पर लिखा था, कबीर, तुम मुझसे लड़ने से डरते हो, तुम एक डरपोक कछुए हो जिसे सिर्फ छिपना आता है। कबीर विल्सन ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, इसकी लिखावट देखकर ही किसी का भी लड़ने का उत्साह खत्म हो सकता है। सिमी ने पूछा, क्या तुम लड़ने जा रहे हो या नहीं? हरक्यूलियन परिवार का वह छोटा राक्षस अभ्यास के लिए एक अच्छा साथी है। पिछली बार तुमने आई स्पिरिट डेविल ऑरा का उपयोग किया था और केवल उसी कारण से तुम जीत पाए थे, उसे गिनती में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा अब तुम ट्रू मार्शल रियलम के 6ठे स्तर पर हो। कबीर विल्सन ने इस पर थोड़ा विचार किया। भले ही अनिरुद्ध एक छोटा राक्षस था, लेकिन उसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। जितन से उसे पता चला था कि समुद्र पार के कई शक्तिशाली योद्धा अनिरुद्ध के हाथों हार चुके हैं। जल्द ही उसका नाम पूरे नश्वर मार्शल जगत में गूंजने वाला था। भूमिका ने कहा, उसे हराने के लिए उस शक्ति का उपयोग करना वास्तव में कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम उसके साथ एक मुकाबला करो, लेकिन पहले तुम्हें 7वें स्तर पर पहुंचना होगा। क्या तुम्हारे पास 150 पंचतत्व वास्तविक तत्व गोलियां नहीं हैं? सिमी और रिनी ने भी भूमिका के सुझाव का समर्थन किया।
वे भी चाहती थीं कि कबीर फिर से लड़ने से पहले 7वें स्तर पर कदम रखे। पिछली बार के मुकाबले में यदि कबीर ने उस विशेष शक्ति का उपयोग न किया होता तो शायद अनिरुद्ध ही विजेता होता। हालांकि वह शक्ति भी कबीर का हिस्सा थी, लेकिन वह थोड़ा संकोच महसूस कर रहा था। वह अपनी शुद्ध शक्ति के बल पर उसे हराना चाहता था। कबीर विल्सन ने झिझकते हुए कहा, एक साथ इतनी सारी गोलियां खाना ठीक नहीं है। इसके अलावा 6ठे स्तर पर आने के बाद मैं अभी भी अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में पूरी तरह निपुण नहीं हुआ हूँ। भूमिका ने सलाह दी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम जाकर अपने गुरु से मदद मांग सकते हो। मुझे यकीन है कि वे 7वें स्तर पर पहुंचने का कोई ऐसा तरीका जानते होंगे जिससे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। जेमिनाई सेड। कबीर विल्सन से हर उठा। प्रशिक्षण में मदद के लिए धीरन के पास जाना, क्या ये खुद चलकर यातना को दावत देने जैसा नहीं था? हालांकि साधना का यह एक बहुत अच्छा तरीका था। नन्हे बदमाश, अपने गुरु के बारे में सोचो, वे एक बुजुर्ग हैं फिर भी वहां बिल्कुल अकेले रहते हैं, ये कितना दयनीय है। तुम उनके शिष्य हो, इसके अलावा तुम उनके इतने करीब हो, क्या तुम्हें उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए? सिमी ने प्यार से हंसते हुए कहा। उसके लिए ये कहना आसान था क्योंकि यातना उसे नहीं झेलनी थी। कबीर विल्सन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम ऐसा इसलिए कह सकती हो क्योंकि तुम्हें खुद इसका अनुभव नहीं करना है। पर छोड़ो, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कम से कम मैं मरूंगा तो नहीं। मैं इसे एक कठोर प्रशिक्षण मान सकता हूँ। पहली बार कबीर विल्सन को खुद पर गर्व महसूस हुआ, उसने वास्तव में ऐसा कदम उठाने का साहस किया था और वह भी अपनी मर्जी से। युवा मार्शल चाचा, कृपया दोहराएं कि आपने अभी क्या कहा। आप कहाँ जाना चाहते हैं? जब जितन को कबीर विल्सन के आने का कारण पता चला तो उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। अलेक्जेंडर भी हक्का बक्का रह गया। मैं गुरु जी के पास जाना चाहता हूं ताकि वे मेरी साधना में मदद कर सकें, क्योंकि मैं अनिरुद्ध के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करना चाहता हूं, कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। युवा मार्शल चाचा, क्या आप बीमार हैं? क्या आप ठीक तो हैं? जितन ने ठंडी सांस भरते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं और पूरे होशोहवास में हूं। मुझे उस वर्जित क्षेत्र फॉरबिडन एरिया में ले चलो, कबीर विल्सन ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। जितन और अलेक्जेंडर को लगा कि कबीर विल्सन को खुद को कष्ट पहुंचाने में मजा आता है। वह अप्रत्याशित रूप से खुद ही प्रताड़ित होने जाना चाहता था। हालांकि उनके मन में कबीर के लिए सम्मान भी बढ़ गया। रास्ते में कबीर विल्सन ने कुछ चीज़ों के बारे में पूछताछ की। वह जानना चाहता था कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि चेनवू मुख्य भूमि पर वास्तव में 60 मुख्य भूमियों के बहादुर योद्धा आ चुके थे। उनमें से 100 से अधिक निर्वाण क्षेत्र के योद्धा थे जो सभी दीन स्तर की हस्तियां थे। हालांकि उनमें से अधिकांश ने केवल 6ठी निर्वाण क्लेश को पार किया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 7वीं क्लेश पार की थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। और जितन जैसा कोई व्यक्ति जिसने 8 क्लेश पार की हो, वह तो और भी दुर्लभ था। यही कारण था कि उन सभी डीन्स के बीच जितन को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। यही मुख्य कारण था कि हीरो असेंबली का आयोजन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में होने जा रहा था। दरार बंद होने के बाद असेंबली शुरू होगी। यहाँ तक कि वे असुर भी असेंबली के दौरान कई शिष्यों के लिए शिकार के लक्ष्य के रूप में काम करेंगे। जेमिनाई सेड। अध्याय 0353 ड्रैगन फोर्स। कबीर विल्सन ने गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी, जबकि अलेक्जेंडर और जितन जल्द ही वहां से चले गए। उन्होंने कबीर विल्सन को एक विशेषाधिकार दिया था, जिसके तहत भविष्य में वह इस क्षेत्र में आने जाने के लिए स्वतंत्र होगा। अब गड्ढे में कूदते समय वह किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं था। वह अब उड़ने के लिए स्वतंत्र था और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं रही थी। धीरन एक का बहुत बड़ा जांग हैम भून रहे थे, तभी कबीर विल्सन अचानक नीचे गिरा और सीधे आग में जा गिरा। जब धीरन अपना आपा खोने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि यह उनका अपना शिष्य है और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कबीर विल्सन का गंदा चेहरा देखकर धीरन अचानक अपनी उन्मत्त हंसी हंसने लगे। मैं पक्का सपना देख रहा हूँ। कबीर विल्सन से उस मांस को पकड़ा और उसके कुछ टुकड़े खा लिए, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आप सपना नहीं देख रहे हैं, आपका शिष्य आपके साथ खेलने आया है। धीरन ने कबीर विल्सन का सिर सहलाया। वे चौंक गए और एक बार फिर पागलों की तरह हंसने लगे। नन्हे बदमाश, ये वाकई दुर्लभ है। तुम्हारी तो बात ही क्या, तुम्हारा वह वरिष्ठ भाई सीनियर ब्रदर भी जो स्वर्गीय क्षेत्र हेवनली रियल्म में जा चुका है, वह भी मुझसे मौत की हद तक डरता है। तुमने अप्रत्याशित रूप से यहाँ नीचे आने का साहस दिखाया। बताओ, तुम मुझे ढूंढते हुए क्यों आए?
कबीर विल्सन के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि धीरन ने खुद को उसे प्रताड़ित करने से रोके रखा था। कबीर विल्सन ने मुंह का मांस निगला, मुस्कुराया और कहा, गुरुजी, क्या आपने मुझे अक्सर यहाँ आने के लिए नहीं कहा था? इसीलिए मैं आया हूँ। जेमिनाई सैड, मैंने वास्तव में ऐसा कहा था, लेकिन मुझे लगा कि तुमने इसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया होगा। मैंने तुम्हारे वरिष्ठ भाई के शिष्यों से भी यही बात कही है, लेकिन वे तभी नीचे आते हैं जब उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम होता है। नन्हे बदमाश, तुम बहुत विचारशील हो। धीरन ने अपना सिर हिलाया, उनकी चमकदार आंखों की गहराइयों में एक शरारती मुस्कान की झलक कौंधी, जिससे कबीर विल्सन का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। गुरुजी, सच बताऊं तो मैं अपनी शक्ति को जल्दी से बढ़ाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं वर्तमान में ट्रू मार्शल रियलम के छठे स्तर पर हूं। हालांकि इसे तेज माना जा सकता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और तेज करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ गोलियां हैं जिनके भरोसे मैं 7वें स्तर पर कदम रख सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी नींव अस्थिर न हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ नीचे आया हूं। कबीर विल्सन ने ईमानदारी से समझाया। बच्चे, तुम्हारी प्रगति वास्तव में बहुत तेज है। अच्छा, क्या तुमने सुप्रेसिंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज सीख ली है? धीरन को इस समय याद आया कि उन्होंने कबीर विल्सन को इसे सीखने के लिए भेजा था। कबीर विल्सन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ। सुप्रेसिंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज सीखना इतना आसान नहीं है। धीरन ने केवल इसके बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इसे कभी सीखा नहीं था। कबीर विल्सन ने धीरन को सारी जानकारी दी, जिसे सुनकर धीरन बार बार गहरी सांसें लेने लगे। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अभ्यास को इतना रहस्यमयी क्या बनाता है। सीखने की प्रक्रिया तो बहुत कठिन नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के प्राचीन अभिलेखों में कहा गया था कि केवल हेवनली सनफायर स्पिरिट वाले योद्धा ही इस अभ्यास को सीख सकते हैं, तो ये सच था। शुरुआत में धीरन को समझ नहीं आया था कि क्यों, लेकिन अब वह समझ गए थे। यदि कोई इस अभ्यास को सीखना चाहता है तो उसे मंत्र को याद करते समय हेवनली सनफायर का उपयोग करना होगा, जिससे मंत्र उसकी आत्मा पर अंकित हो जाए। उसके बाद वह अनजाने में ही इसे सीखना शुरू कर देगा। इस तरह के विचित्र दिव्य अभ्यास ने धीरन के ज्ञान के दायरे को काफी बढ़ा दिया। नन्हे बदमाश, अब चेनवू मुख्य भूमि में कई विशेषज्ञ जमा हो गए हैं। इन लोगों के पास अनुभव या ज्ञान की कमी नहीं है। इस बात की पूरी संभावना है कि उनमें से कुछ वे योद्धा भी हों जो मेरी ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज को छीनना चाहते थे। वे इस तरह की ट्रू क्यूई के बारे में काफ़ी जानकार हैं, इसीलिए बाहर जाने के बाद बेहतर होगा कि तुम यूनिवर्स ट्रू क्यूई का जितना हो सके उतना कम उपयोग करो। धीरन ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा। जेमिनाई सैड, यदि उसकी वास्तविकता का पता चल गया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था। ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज शाही ड्रैगन वंश इंपीरियल ड्रैगन क्लान का सर्वोच्च अभ्यास था। यहाँ तक कि स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसके लिए लालायित रहते थे, तो नश्वर संसार के योद्धाओं की तो बात ही क्या थी। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। धीरन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी साधना को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारे पास कौन सी गोली है? मुझे दिखाओ। मुझे तुम्हारे लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए इसकी जांच करनी होगी। जैसे ही कबीर विल्सन ने पंच तत्व वास्तविक तत्व गोलियां निकाली, धीरन ने उन्हें एक नज़र में ही पहचान लिया। वे अपने युग के एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे थे। उन्होंने विभिन्न मुख्य भूमियों की यात्रा की थी, दूर दूर तक घूमे थे और बहुत कुछ देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी इतनी सारी पंच तत्व वास्तविक तत्व गोलियां नहीं देखी थीं। वे जानते थे कि उनका शिष्य भी एक शक्तिशाली कीमियागर है, लेकिन उन्हें उसके इतने असाधारण होने की उम्मीद नहीं थी। नन्हे बदमाश, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने वरिष्ठ भाई से बहुत पहले ही उच्च लोक असेंट में पहुंच जाओगे। उन उत्तम और स्फटिक जैसी स्पष्ट गोलियों को देखते हुए धीरन ने भावुक होकर कहा। कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब गुरु जी के मार्गदर्शन की बदौलत है। मैं जल्दी से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। बाहर हरक्यूलियन परिवार का एक छोटा राक्षस मुझे चुनौती देने के लिए शोर मचा रहा है। धीरन मुस्कुराए। हरक्यूलियन परिवार का छोटा राक्षस? हे, इन अहंकारी लोगों को वास्तव में सबक सिखाने की जरूरत है। जब तुम्हारे गुरु यहाँ वहाँ यात्रा करते थे, तब मैंने हरक्यूलियन परिवार के कई सदस्यों को सबक सिखाया था। इसके बाद धीरन ने कबीर विल्सन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। 150 पंचतत्व वास्तविक तत्व गोलियों को 3 समूहों में विभाजित किया गया, जिन्हें हर 10 दिन में एक बार लेना था। दिन के समय उसे एक प्रकार के कष्टदायक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था, जबकि रात के समय उसे ट्रू क्यूई की साधना करनी थी। साथ ही हर दिन उसे 1 घंटे तक धीरन के साथ मुकाबला स्पार करना अनिवार्य था।
कबीर विल्सन को जो बात परेशान कर रही थी वह ये थी कि ट्रू मार्शल रियलम के छठे स्तर में प्रवेश करने के बाद भी वह ड्रैगन फोर्स को संचित कंजील करने में सक्षम नहीं था। ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की साधना के बाद ड्रैगन फोर्स ट्रू क्यूई का सबसे शक्तिशाली रूप था। उसने रिनी से इस बारे में पूछा था, लेकिन उसे यही सुनने को मिला कि वह भी पर्याप्त निपुण नहीं हुआ है। जब कबीर विल्सन पहली बार यहाँ आया था तो उसने धीरन को ड्रैगन फोर्स का प्रदर्शन करते देखा था। उस समय इसने उसे लगभग डरा ही दिया था। हालांकि उसने ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज के अनुसार इसे संचित करने की कितनी भी कोशिश की, वह अब तक इसमें सफल नहीं हो पाया था। उसने यही बात धीरन को भी बताई। हालांकि धीरन ने भी यही उत्तर दिया कि वह भी पर्याप्त निपुण नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ट्रू मार्शल रियलम के 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद तुम इसे संचित करने में सक्षम हो पाओगे। इस प्रकार की शक्ति बहुत प्रबल होती है, हालांकि शक्तिशाली योद्धा इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तुम्हें इसे बहुत से लोगों के सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धीरन ने कहा। केवल वे ही लोग ड्रैगन फोर्स को संचित कर सकते थे जो ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का अभ्यास करते थे। रिनी भी जानती थी कि ड्रैगन फोर्स कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए जब भी उसने कबीर विल्सन को अपनी शक्ति उधार दी, उसने कभी ड्रैगन फोर्स का उपयोग नहीं किया, बल्कि केवल अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग किया। वह एक ड्रैगन थी, स्वाभाविक रूप से ड्रैगन फोर्स उसके भीतर जन्मजात थी। कष्टदायक प्रशिक्षण शुरू हुआ। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कबीर विल्सन केवल इसे सहन ही कर सकता था। विशाल गड्ढा कबीर विल्सन की हृदयविदारक चीखों से गूंजने लगा। अपनी अनूठी विधि का उपयोग करते हुए धीरन ने कबीर विल्सन के शरीर के हर एक हिस्से को तपाया। परिणामस्वरूप न केवल उसका शरीर मजबूत हुआ, बल्कि उसकी ट्रू क्यूई भी अधिक शुद्ध हो गई। उसकी नींव पहले से कहीं अधिक ठोस हो गई थी। यही कारण था कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के तीनों दिग्गज टायकून्स इतने शक्तिशाली थे। कबीर विल्सन को लगा कि समय बहुत धीरे बीत रहा है। हर दिन उसे जिस तरह के क्रूर दर्द से गुजरना पड़ता था वह बेहद भयानक था, लेकिन इस कठोर प्रशिक्षण के बाद उसे बहुत कुछ हासिल भी होता था। यही कारण था कि वह डटा रहा। अब कबीर विल्सन ने सभी 150 पंचतत्व वास्तविक तत्व गोलियां पूरी तरह से खाली थीं। कबीर विल्सन बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियों का उपयोग करके अपनी शक्ति में इतनी जल्दी सुधार कर सका। इसका पूरा श्रेय धीरन की मदद को जाता है। अनजाने में ही उसके डैंशंट में 50 ट्रू एलिमेंट ग्रेन्स और जुड़ गए। कबीर विल्सन ट्रू मार्शल रियलम के 7वें स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन उन बीस्ट फॉर्म्स पशु रूपों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उज्ज्वल हुआ था। 5 रिवरेंट बीस्ट फॉर्म्स को पूरी तरह से प्रकाशित करने के लिए आवश्यक अनगिनत ट्रू एलिमेंट ग्रेन्स की कल्पना करते हुए कबीर विल्सन के लिए यह गणना करना मुश्किल हो रहा था कि वह उस चरण तक कब पहुंच पाएगा। जैसा कि धीरन ने सोचा था, ठीक 1 महीने में कबीर विल्सन ट्रू मार्शल रियलम के 7वें स्तर में प्रवेश कर चुका था, और अब वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में था। वह ड्रैगन फोर्स को संचित करने का प्रयास कर रहा था। ड्रैगन फोर्स को संचित करने के लिए न केवल उसकी ट्रू क्यूई का जोरदार होना आवश्यक था, बल्कि उसे ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज के गूढ़ सिद्धांतों को समझने और महसूस करने की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए अक्सर प्रेरणा की एक चमक, फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए होती है। अचानक कबीर विल्सन के माथे पर सिलवटें उभरी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आधी ट्रू क्यूई अचानक खींच ली गई है, जबकि उसकी हथेली पर चावल के दाने के आकार का सफेद प्रकाश का एक बिंदु दिखाई दिया। ये ड्रैगन फोर्स थी जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सामर्थ्य बिखेर रही थी। उस सफेद बिंदु से एक के बाद एक जो आभा निकल रही थी, वह पूल के अंदर के पानी को ऊपर नीचे हिला रही थी। ये देखकर कबीर विल्सन बेहद उत्साहित हो गया। जेमिनाई सेड, अध्याय 0354 अनिरुद्ध के साथ फिर से मुकाबला, पहला भाग। अपनी आधी ट्रू क्यूई के साथ वह केवल ड्रैगन फोर्स का एक बिंदु ही संचित कर सका। कबीर विल्सन को अब समझ आया कि अतीत में इतने प्रयासों के बाद भी वह ड्रैगन फोर्स क्यों नहीं बना पा रहा था। ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी ट्रू क्यूई अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। हालांकि ड्रैगन फोर्स की यह मात्रा बहुत कम थी, लेकिन इसकी शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर की थी। यदि किसी दिन वह यूनिवर्स ट्रू क्यूई की तरह ही निरंतर ड्रैगन फोर्स का उपयोग कर सका तो उसके हाथ में असीम शक्ति होगी। यही कारण था कि इतने सारे लोग ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज को हड़पना चाहते थे। सिर्फ एक बिंदु। हालांकि यदि तुम इस बिंदु को अपनी हथेली की शक्ति के साथ मिला देते हो तो तुम ट्रू मार्शल रियलम के 8वें स्तर के योद्धा को मौत की नींद सुला सकोगे, यहां तक कि 9वें स्तर वाले को भी। धीरन ने हंसते हुए कहा,
वे बेहद खुश थे क्योंकि उनके शिष्य ने उनका साथ दिया था। भले ही वे जानते थे कि कबीर विल्सन यहाँ नीचे आने से डरता था, फिर भी उन्होंने पहले की तरह ही कबीर की शक्ति बढ़ाने में मदद की, भले ही उनके तरीके बेहद क्रूर थे। अब तुमने ड्रैगन फोर्स का उपयोग करना सीख लिया है। भविष्य में जब तुम्हारी ट्रू क्यूई और अधिक प्रबल हो जाएगी, तब तुम भी अपने गुरु की तरह इसका उपयोग कर सकोगे। हालांकि अभी तुम्हारे लिए यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। इससे बेहतर होगा कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ किसी शक्तिशाली युद्ध तकनीक का उपयोग करो। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, फिर धीरन से विदा ली और अपने आप ही उड़कर बाहर निकल गया। अतीत में उसे कभी विदा लेने का मौका नहीं मिला था और उसे बाहर फेंक दिया जाता था। जैसे ही कबीर विल्सन वर्जित क्षेत्र से बाहर निकला और एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड की ओर कदम बढ़ाए, रास्ते में उसकी मुलाकात जितन से हुई। जेमिनाई सेड, जितन कबीर विल्सन के फटे हुए कपड़ों को देखकर कल्पना कर सकता था कि उसे वहां किस तरह की यातना से गुजरना पड़ा होगा। युवा मार्शल चाचा, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जितन ने यह बात अपने दिल की गहराइयों से कही। अगर वह कबीर विल्सन की जगह होता तो वह कभी भी अपनी मर्जी से धीरन के पास जाने का साहस नहीं कर पाता। कबीर विल्सन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, वरना मैं तुम्हारा मार्शल चाचा कैसे होता। नन्हे पंख वाले, जल्दी जाओ और हरक्यूलियन परिवार के उस छोटे राक्षस को बता दो कि यह बाप 3 दिन बाद उससे लड़ेगा। तुम एक अच्छी जगह का इंतजार करो जहां मैं दिखा सकूं कि मैं उससे कैसे निपटता हूं। वह दिल खोलकर मुस्कुराया और शान से चलते हुए एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड में दाखिल हो गया। जितन मन ही मन उत्साहित था। हरक्यूलियन परिवार के अनिरुद्ध ने विदेशों के कई प्रतिभाशाली योद्धाओं को हराया था। अगर कबीर विल्सन ने अनिरुद्ध को हरा दिया तो उसकी सारी प्रसिद्धि कबीर के नाम हो जाएगी, और कबीर को केवल एक लड़ाई लड़नी थी, जबकि अनिरुद्ध कई लड़ाइयां लड़ चुका था। हर दिन वह लो प्रोफाइल रहता है और अब वह आसानी से इतनी प्रतिष्ठा हासिल कर लेगा। जितन ने बुदबुदाते हुए कहा। वर्जित क्षेत्र से बाहर आने के बाद कबीर विल्सन की शक्ति में काफी सुधार हुआ था। वह अनिरुद्ध को हराने के प्रति बहुत आश्वस्त था और यही कारण था कि उसने इतने आक्रामक शब्द कहे। जितन को नहीं पता था कि कबीर किस स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वापस लौटने के बाद कबीर विल्सन ने तुरंत स्नान किया। जब वह बाहर आया तो उसका सामना रोहिणी से हुआ। उसने रोहिणी से थोड़ी देर बाद की और जाना कि पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ था। कियारा लुइस और इप्शिता बाजवा ने भी बहुत प्रसिद्धि कमाई थी। ये सब उनके लड़की होने की पहचान और उन अहंकारी प्रतिभाशाली योद्धाओं को हराने के कारण था जो खुद को बहुत कुछ समझते थे। हालांकि उन्होंने जिन्हें हराया था वे सभी विदेशों से आए थे। उन्होंने अनिरुद्ध की चुनौती को कई बार ठुकरा दिया था। रोहिणी, हरक्यूलियन परिवार का वह छोटा राक्षस अब तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना? कबीर विल्सन ने पूछा। चूंकि उसने चुनौती स्वीकार कर ली थी, इसलिए अब कई लोग उनकी लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से है। रोहिणी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कबीर विल्सन की शक्ति के बारे में उसे स्वाभाविक रूप से कोई चिंता नहीं थी। पिछली बार उसने खुद देखा था कि कबीर ने अनिरुद्ध को बेहोश होने तक पीटा था। हे, तुम भी कमजोर नहीं हो। तुम भी कियारा और इप्शिता की तरह बन सकती हो और दूसरे लड़कों को चुनौती दे सकती हो। ये बहुत अच्छा अवसर है। कबीर विल्सन ने रोहिणी के सुंदर चेहरे को देखते हुए अपनी ठुड्डी खुजलाई। रोहिणी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक कीमियागर हूँ। लड़ाई झगड़े से अगर बचा जा सके तो क्यों नहीं। पिल ब्यूटी ने मेरे लिए बहुत सारी साधना सामग्री तैयार की है। इसके अलावा अभी कीमिया अल्कमी का हिस्सा भी बाकी है। जब उसने कीमिया की बात की तो कबीर विल्सन ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली और रोहिणी को दे दी। ये 100 ट्रू एलिमेंटल पिल की जड़ी बूटियां हैं, इन्हें ले लो। जब तुम बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बनाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें फिर से कुछ जड़ी बूटियां दूंगा। बिल्डिंग फाउंडेशन पिल की जड़ी बूटियां। रोहिणी हतप्रभ रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन वास्तव में इतना उदार होगा कि इतनी सहजता से उसे ये कीमती जड़ी बूटियां दे देगा। वह एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड में कबीर विल्सन के कुछ रहस्यों को जानती थी, जैसे कबीर द्वारा लगाया गया नीला गहरा वृक्ष अजूर प्रोफाउंड ट्री। शुरुआत में वह अक्सर फूलों को खिलते हुए देखने आती थी। हालांकि पिल ब्यूटी द्वारा सुरक्षा घेरा रिस्ट्रिक्टिव बैरियर लगाए जाने के बाद वह अब वहां नहीं आ सकती थी। फिर भी कबीर विल्सन उस पर भरोसा करता था। रोहिणी एक गरीब लेकिन मजबूत लड़की थी। फिर भी कबीर विल्सन के लिए वह एक खुशमिजाज लड़की थी। इसके अलावा वह इकलौती व्यक्ति थी जिससे वह एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड के भीतर बातचीत कर सकता था।
इसके बाद कबीर विल्सन ने रोहिणी को कीमिया के बारे में कई सुझाव दिए और यहाँ तक कि उसे कुछ ट्रू एलिमेंटल पिल्स बनाने में मार्गदर्शन भी दिया, जिससे रोहिणी जड़ी बूटियों के एक सेट से 5 गोलियां बनाने में सफल रही। कीमिया के क्षेत्र में रोहिणी को अत्यंत प्रतिभाशाली माना जा सकता था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उसके पास अग्नि आत्मा फायर स्पिरिट थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली कीमियागर बनेगी। रात के अंधेरे में कबीर विल्सन छत पर लेटा आसमान के सितारों को देख रहा था। आकाश का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाहर दिखता था, बस अंतर यह था कि यह उसी स्थान स्पेस में नहीं था। यही मिस्टीरियस रियलम की अद्भुत बात थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पिछले 1 महीने में धीरन के साथ किए गए मुकाबले को याद किया। हालांकि वह हर बार हार जाता था और उसे गंभीर चोटें आती थीं, लेकिन लड़ाई के दौरान उसे बहुत लाभ हुआ था। इसने उसे अपनी सबसे प्रबल शक्ति को बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया था। नन्हे बदमाश, ऐसा लगता है कि रोहिणी स्नान कर रही है। क्या तुम देखना चाहते हो? रिनी ने शरारत से हंसते हुए कहा। गंदी ड्रैगन, क्या तुम मेरे ऐसे कामों के सख्त खिलाफ नहीं थीं? क्या तुम मुझे फंसाने की योजना बना रही हो? कबीर विल्सन ने रिनी के सुझाव को खारिज कर दिया। वह एक बेहद खूबसूरत लड़की है, क्या तुम सच में नहीं देखना चाहते? रिनी ने फिर से पूछा। जेमिनाई सेड, रहने दो, मैंने इससे भी कहीं अधिक सुंदर रूप देखे हैं, इसलिए यह मेरे लिए उतना लुभावना नहीं है। कबीर विल्सन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कमीने कहीं के, सिमी ने धीरे से फुंकारते हुए कहा। वह जानती थी कि कबीर विल्सन उसकी और भूमिका की बात कर रहा था। जब कबीर विल्सन उनसे पहली बार मिला था तब वे पूरी तरह निर्वस्त्र थीं। भूमिका ने भी नाक सिकोड़ते हुए कहा, इसे फिर कभी मत दोहराना। उसने यह बात कई बार कही थी, लेकिन कबीर विल्सन ऐसी बात कैसे भूल सकता था? समय समय पर वह इसका जिक्र कर ही देता था। भले ही कबीर विल्सन के शब्द ऐसे थे, लेकिन आखिर में वह भी एक पुरुष था और थोड़ा कामुक भी। उसके मन में एक पक्षी बनकर उड़ने और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की उस शीर्ष सुंदरी को स्नान करते हुए झांकने की तीव्र इच्छा हो रही थी। हर पुरुष के मन में थोड़े बहुत बुरे विचार तो आते ही हैं। अधिकांश लोग खुद पर नियंत्रण रख लेते हैं, कुछ बस कल्पना करके रह जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद को रोक नहीं पाते और अपनी इच्छाओं के वश में होकर अपराधी बन जाते हैं और विपत्ति मोल ले लेते हैं। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। कबीर विल्सन ने भी अच्छी तरह आराम कर लिया था। वह एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड से बाहर निकला और जितिन के पीछे पीछे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के मैदान की ओर चल पड़ा। रास्ते में जितिन ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह मैदान को नष्ट न करे। हालांकि उनकी लड़ाई के दौरान कई निर्वाण क्षेत्र के योद्धा सुरक्षा घेरा बैरियर बना देंगे, फिर भी उसे डर था कि कहीं पिल एरोमा टॉवर वाला दृश्य यहाँ भी न दोहराया जाए। लानत है, हरक्यूलियन परिवार का वह छोटा राक्षस मुझे चुनौती देने आया है, तो हमें यहीं क्यों लड़ना पड़ रहा है? कबीर विल्सन ने संदेह के साथ पूछा। हमारा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट चेनवू मुख्य भूमि का सबसे बड़ा संप्रदाय है, स्वाभाविक रूप से हमें थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। इसके अलावा अधिकांश लोग यहीं जमा हैं, जितिन ने उत्तर दिया। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में बहुत से लोग पहुंच चुके थे। संप्रदाय के शिष्यों के अलावा चेनवू मुख्य भूमि और अन्य मुख्य भूमियों के विभिन्न संप्रदायों के शिष्य भी वहां मौजूद थे। उनमें से कई अनिरुद्ध से हार चुके थे। वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के उस चर्चित सबसे शक्तिशाली युवा योद्धा की ताकत देखना चाहते थे। अध्याय 0355 अनिरुद्ध के साथ फिर से मुकाबला, अंतिम भाग। जैसे ही कबीर विल्सन प्रकट हुआ, पूरा मैदान शांत हो गया। आज उसने बड़े सलीके से कपड़े पहने थे। वह अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली लग रहा था और उसका व्यक्तित्व वीरता से भरपूर था। कबीर विल्सन का आकर्षक और तराशा हुआ चेहरा बहुत स्पष्ट था। उसकी आंखों में एक अटल दृढ़ता थी जो सितारों की तरह चमक रही थी और रात के आकाश जैसी गहरी थी। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी जिसका अपना एक अनोखा आकर्षण था। उसका पूरा शरीर काले रंग के तन कपड़ों टाइट फिटिंग में लिपटा था जो उसके गठीले शरीर को और भी उभार रहे थे, जिससे उसका पौरुष और करिश्मा झलक रहा था। मैदान में मौजूद कुछ लड़कियां तो उसे देखकर मन ही मन आहें भर रही थीं। इतने असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को देख विदेशों से आए योद्धा आपस में धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। उन सभी ने कबीर विल्सन का चित्र देखा था, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। अब कबीर विल्सन के इस अद्भुत स्वभाव को महसूस करते हुए उन सभी ने स्वीकार किया कि चित्र और वास्तविक व्यक्ति के बीच जमीन आसमान का अंतर था। भीड़ में कई लोग जानते थे कि कबीर विल्सन ने एक बार अनिरुद्ध को हराया था, लेकिन अनिरुद्ध और फ्री इमोर्टल सी ने यह गलत सूचना फैला दी थी कि लड़ाई का नतीजा बहुत करीबी था और दोनों पक्ष बराबरी पर थे।
उनके अनुसार कबीर विल्सन ने मुख्य रूप से किस्मत के भरोसे वह लड़ाई जीती थी। कबीर विल्सन को और भी अधिक हैरानी तब हुई जब उसे पता चला कि फ्री इमोर्टल सीख के अनुसार उस दिन अनिरुद्ध वास्तव में गंभीर रूप से घायल था और अपनी चोटों के बावजूद वह कबीर विल्सन से लड़ा था। कई लोगों ने इस जानकारी पर विश्वास कर लिया, विशेष रूप से उन लोगों ने जो अनिरुद्ध से हार चुके थे। वे सभी जानते थे कि कबीर विल्सन का स्तर अनिरुद्ध से कम था, इसलिए उन्होंने बिना किसी संदेह के इस पर विश्वास कर लिया। अनिरुद्ध के खिलाफ हारने वाले योद्धाओं में कई ऐसे भी थे जिनका स्तर उससे काफ़ी ऊंचा था, फिर भी वे पराजित हो गए थे। यही कारण था कि उन्होंने इन अफवाहों पर विश्वास करना बेहतर समझा। जेमिनाई सेड, मैदान के एक तरफ जयंत खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही थी। इस बार वह और फ्री इमोर्टल सीख का एक बुजुर्ग, साथ ही जितन और एलेक्जेंडर मिलकर सुरक्षा घेरा बैरियर बनाने वाले थे। इस बार अगर पूरा मैदान तबाह भी हो जाता तो जयंत का इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसके अलावा उसे अनिरुद्ध पर पूरा भरोसा था। इस बार वह हारने वाला नहीं था, दोबारा ऐसी हार नहीं होने वाली थी। कबीर विल्सन, तुम डरपोक कछुए, इतने लंबे समय तक छिपने के बाद आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। अनिरुद्ध अपनी नन्ही और कोमल आवाज में चिल्लाया। अपने सामने खड़े छोटे बच्चे को देखकर कबीर विल्सन मन ही मन हंस पड़ा। रिनी की कही एक बात उसके दिमाग में गूंजी, यह एक नासमझ बच्चा है, इसे पीट पीट कर जमीन सुंघा दो। पिछली बार मैं गंभीर रूप से घायल था और तुमने मुझे हराने के लिए घटिया चालों का इस्तेमाल किया था, इसीलिए पिछली लड़ाई की कोई गिनती नहीं होगी। अनिरुद्ध चिल्लाया। दर्शक बड़ी शांति से इस पूरे ड्रामे को देख रहे थे। हालांकि यह केवल दो ट्रू मार्शल रियलम के योद्धाओं के बीच की लड़ाई थी, फिर भी समुद्र पार से आए निर्वाण क्षेत्र के डीन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार ये चेनवू मुख्य भूमि के दो शीर्ष युवा योद्धाओं के बीच का मुकाबला था और अनिरुद्ध ने उनके कई बेहतरीन शिष्यों को बार बार हराया था। चूंकि अनिरुद्ध प्राचीन हरक्यूलियन परिवार से था, इसलिए उन्हें अपनी हार पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। आखिरकार वे सब सामान्य इंसान थे। वे जानते थे कि मानव जाति में कुछ ऐसे लोग हैं जो हरक्यूलियन परिवार को हरा सकते हैं, लेकिन उनके लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। इसलिए वे इस मुकाबले को बड़े ध्यान से देख रहे थे। कबीर विल्सन मुस्कुराया और बोला, नन्हे बच्चे, झूठ बोलना बुरी बात है। तुम्हारे बाप की उम्र 100 साल से ऊपर है, तुम तो मेरे पोते बनने के भी लायक नहीं हो। अनिरुद्ध को सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब कोई उसे छोटा बच्चा कहता था, और कबीर विल्सन तो वह इंसान था जिसने उसे हराया था। हाँ, अगर तुम मेरे बच्चे होते तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करता। जल्दी से मुझे डैडी कहो, कबीर विल्सन ने हंसते हुए कहा। उसकी इस बात ने पूरे मैदान को ठहाकों से भर दिया। अनिरुद्ध गुस्से में उबल रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी उसने अपने गुस्से को दबा लिया, जिसे देखकर कबीर विल्सन हैरान रह गया। पिछली बार उसने देखा था कि हरक्यूलियन परिवार के लोगों को गुस्सा दिलाना बहुत आसान था, जो कि एक बढ़िया दांव था। मैदान के एक किनारे पर अपने चेहरे पर सफ़ेद मलमल का नकाब लगाए कियारा लुइस ने धीमी आवाज़ में कहा, गुरुजी, क्या पिछली बार भाई कबीर ने वाकई इस छोटे राक्षस को हराने के लिए किसी चाल का इस्तेमाल किया था? कियारा लुइस और इप्शिता बाजवा दोनों ही ये लड़ाई देखने आई थीं। उन्होंने अनिरुद्ध की कई लड़ाइयाँ खुद अपनी आंखों से देखी थीं। हालांकि वे शक्तिशाली थीं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे उसके सामने टिक सकती हैं। मगर उसे हराने का भरोसा उनमें भी नहीं था। रूही ने थोड़ा विचार किया और कहा, तुम यह नहीं कह सकती कि वह कोई चाल थी। कबीर विल्सन ने एक तरह की शक्तिशाली युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया था जो आत्मा स्पिरिट को नुकसान पहुंचा सकती है। अब अनिरुद्ध इतना आत्मविश्वासी दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि उसने इससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है। पिछली लड़ाई में कबीर विल्सन वास्तव में अनिरुद्ध से बहुत कमज़ोर था, इसीलिए अनिरुद्ध अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया। उस लड़ाई के बारे में कबीर विल्सन को भी यही लगता था कि वह युद्ध कौशल मार्शल आर्ट में नहीं जीता था, क्योंकि उस समय वह अनिरुद्ध से कमज़ोर था और उसे हराने के लिए आई स्पिरिट डेविल ऑरा का सहारा लेना पड़ा था। इसीलिए इस बार उसने अपनी कमी पूरी कर ली थी, वरना वह ये चुनौती स्वीकार ही नहीं करता। अगर सुरक्षा घेरा पूरी तरह से तैयार न होता तो शायद अनिरुद्ध अब तक कबीर विल्सन पर हमला कर चुका होता। अनिरुद्ध की ताकत अभी भी पहले जैसी ही थी, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। जबकि कबीर विल्सन ट्रू मार्शल रियलम के 5वें स्तर से 7वें स्तर पर पहुंच चुका था। वह पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा वह वर्जित क्षेत्र में जाकर धीरन के क्रूर प्रशिक्षण से भी गुजर चुका था। अनिरुद्ध को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कबीर विल्सन अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। कोई इस बात पर विश्वास भी कैसे करता कि कोई व्यक्ति महज कुछ महीनों में लगातार 2 स्तरों की प्रगति कर सकता है।
ये पूरी तरह से अनसुना था। इस बार कबीर विल्सन यूनिवर्स ट्रू क्यूई का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि दर्शकों में बहुत सारे निर्वाण क्षेत्र के योद्धा मौजूद थे। अगर उन्होंने उस खास ट्रू क्यूई को पहचान लिया तो वे अंदाज़ा लगा सकते थे कि वह धीरन का शिष्य है। स्वाभाविक रूप से जयंत पूरी सच्चाई जानता था, हालांकि उसने इसे उजागर करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि ऐसा करने पर उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा उसे अंदाज़ा था कि कबीर विल्सन भी अपनी पंचतत्व यूनिवर्स ट्रू क्यूई का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा, और यही एक कारण था कि उसने इस लड़ाई को देखने के लिए इतने सारे निर्वाण क्षेत्र के योद्धाओं को आमंत्रित किया था। सुरक्षा घेरा बैरियर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। 4 निर्वाण क्षेत्र के योद्धा अपनी शक्ति का उपयोग कर एक पारदर्शी ढाल बना रहे थे, जो जमीन की टाइलों तक को आने वाले प्रहारों से बचाने के लिए पर्याप्त थी। शुरू करो, जितिन ने संकेत देते हुए चिल्लाकर कहा। उसके मन में चिंता की एक लहर उठी, हालांकि वह जानता था कि कबीर विल्सन पिछले 1 महीने में कठोर प्रशिक्षण से गुजरा है, लेकिन वर्तमान में कबीर अपनी पहचान उजागर होने के डर से यूनिवर्स ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था। ये चीज़ उसे हरक्यूलियन परिवार के सदस्य के विरुद्ध एक स्पष्ट नुकसान की स्थिति में खड़ा कर रही थी। अनिरुद्ध के पास जन्मजात दैवीय शक्ति और रहस्यमयी रक्त से मजबूत हुआ शरीर था, जो उसे समान स्तर की साधना वाले योद्धाओं में लगभग अपराजय बनाता था। अनिरुद्ध ने पहला प्रहार किया। भले ही वह क्रोध से उबल रहा था, लेकिन उसने उस गुस्से को एक केंद्रित शक्ति में बदलना सीख लिया था। वह बिजली की गति से झपटा, उसकी छोटी सी मुट्ठी से एक ऐसी शॉकवेव निकली जिसने हवा तक को थरथरा दिया। कबीर विल्सन ने इस हमले का सामना डटकर किया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और सीधे आने वाले प्रहार की ओर भूंसा जड़ दिया। जहां अनिरुद्ध ने अपनी जन्मजात शक्ति को एक हिंसक शॉकवेव में बदलने के लिए युद्ध तकनीक का उपयोग किया, वहीं कबीर की मुट्ठी लाल अंगारे की तरह चमक उठी, जिससे आग की तपिश और भाप जैसी आभा निकल रही थी। जब दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं तो उनकी विरोधी शक्तियां एक पल के लिए आपस में मिलीं और फिर एक विशाल विस्फोट के साथ फट पड़ीं। पूरे मैदान में एक तेज आंधी चली, जो अदृश्य बैरियर से जा टकराए, और इसी के साथ आधिकारिक रूप से युद्ध का आगाज हो गया।